नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस वक्त का सभी को इंतजार है, क्या वो वक्त आ चुका है? एक हफ्ते से पूरा देश पहलगाम हमले की तस्वीर देखकर विचलित है, गुस्से में है, पूरे देश का खून खोल रहा है। हर तरफ से सबक सिखाने की आवाज बुलंद हो रही है। तो क्या वाकई में वक्त आ चुका है? इसको लेकर मोदी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया, क्या वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अंदर बदलाव किया गया और इससे सभी को चौंकाया गया। मोदी सरकार ने एनएसए बोर्ड का पुनर्गठन किया है, लेकिन क्या इसके जरिए जो फ्री हैंड दिया गया, आतंक की दी एंड की स्क्रिप्ट लिख दी गई है? आज बात इसी में। क्या वाकई में जिस तरीके से पहले एयर स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसमें ज्यादा दिन नहीं लगे थे? क्या इस बार पूरी प्लानिंग के साथ एक ऐसे अटैक की तैयारी है जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ विजय सागर जी। डिबेट को शुरू करें उससे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको जरा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि सवाल यह है कि पहलगाम का बदला कब होगा? उरी का हमला जो हुआ 11 दिन के अंदर, उसका बदला लिया गया। पुलवामा के अंदर जो घटा, उसका भी बदला 12 दिन के अंदर लिया गया। लेकिन पहलगाम का हमला जो हुआ, उसका बदला कब होगा, यह एक क्वेश्चन मार्क, और यह सरकार ने सेना पर छोड़ दिया है। लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में जो बदलाव किया गया उसको समझने की जरूरत है। मोदी सरकार ने एनएसए बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व रो प्रमुख आलोक जोशी को एनएसए बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड में शामिल किए गए पूर्व एयर मार्शल पीएम सिन्हा, बोर्ड में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह शामिल हुए हैं। एनएसए बोर्ड में पूर्व आईएफएस बी वेंकटेश वर्मा शामिल हुए हैं। रियर एडमिरल सेवानिवृत्त मोंटी खन्ना बोर्ड के सदस्य हैं। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजीव रंजन वर्मा, भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी मनमोहन सिंह, इनको शामिल किया गया। अब जरा एक एक को समझ लेते हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि इस टीम के अंदर जो बदलाव किया गया उसके पीछे की मंशा क्या है। पूर्व रो प्रमुख आलोक जोशी एनएसए बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आलोक जोशी एनटीआरओ के चेयरमैन रह चुके हैं। आलोक जोशी, और इंटरेस्टिंग है कि 1976 बैच के हरियाणा कैडर के वो आईपीएस अधिकारी जो नेपाल पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशंस का व्यापक अनुभव रखते हैं। जोशी की नियुक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। इसके अलावा दूसरा नाम एके सिंह साहब, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त एके सिंह साहब। एनएसए बोर्ड में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह को शामिल किया गया है। एके सिंह पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर है, जिनका सैन्य रणनीति और संचालन में व्यापक अनुभव है। तीसरा नाम पीएम सिन्हा। दरअसल एयर मार्शल पीएम सिन्हा पूर्व पश्चिमी वायु कमांडर हैं। वायुसेना के संचालन और रणनीति में उनको एक्सपर्ट माना जाता है। इसके अलावा मोंटी खन्ना, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको शामिल किया गया है। समुद्री सुरक्षा और रणनीति का गहरा अनुभव उनको है। राजीव रंजन वर्मा भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आंतरिक सुरक्षा और खुफिया मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनमोहन सिंह भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। सुरक्षा और खुफिया क्षेत्र में अपने योगदान के लिए वो जाने जाते हैं। अगला नाम बी वेंकटेश वर्मा, जिन्हें शामिल किया गया है, वो भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। बी वेंकटेश कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो टीम बनाई गई है उसमें थल सेना, वायुसेना, समुद्री सेना, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति के जानकार, क्या वाकई में हर मोर्चे पर एक्सपर्ट को एनएससी के टीम के अंदर शामिल कर हम हर मोर्चे को इतना सुदृढ़ करना चाहते हैं कि इस बार जो होगा
उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई एरर नहीं, और पाकिस्तान या तो टुकड़ों में बढ़ जाएगा या उससे हिसाब लिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है और शुरुआत विजय सागर जी आपके साथ करना चाहूंगा। जरा बताइए सर, जिनको एनएसए के अंदर शामिल किया गया है और वो तमाम एक्सपर्ट हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं काफी के बारे में आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते होंगे या आप सबसे ज्यादा जानते होंगे जो भी पैनल में है, तो बताइए सर इसका मकसद आपको क्या नजर आता है? देखिए, ये एक लैंडमार्क डिसीजन है जो हिंदुस्तान में बहुत लेट आया है। ये जो कंट्री की जो गवर्नेंस शुरू हुई थी 1947 के बाद, तभी से हमको सोचना चाहिए था कि हमको अपने देश की रक्षा कैसे करनी है, चाहे वो आंतरिक रक्षा है या बाहरी रक्षा। परंतु इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ऐसे ऐसे चीज में काम किए गए जो टोटली डेट्रीमेंटल थे टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद भी जब जंगें हुई, 47 में हुई, 65 में हुई, 62 में हुई, 71 में हुई, कारगिल हुआ, और छोटी मोटी जो टेररिज्म शुरू हुआ, तो ऑपरेशन टोपैक हिंदुस्तान के खिलाफ, तो भी इसका कोई जायजा नहीं लिया गया। इस बार मोदी सरकार ने ये मेरे ख्याल में एक डिसाइसिव निर्णय लिया है। जैसे आपने भी बोला कि हमने बालाकोट किया विद इन 12 डेज, उड़ी किया विद इन 7 डेज, वगैरह वगैरह। अब हमने 7 डेज 12 डेज में कोई ऐसा काम नहीं करना है जो एक नी जर्क रिएक्शन साबित हो और उसका अल्टीमेट इफेक्ट ना हो। यानी कि बालाकोट करने के बाद भी आतंकवाद वापस आया, उड़ी करने के बाद भी आतंकवाद वापस आया। अब हमने जो है डिसाइसिव लेना है और उस डिसाइसिव कदम में आतंकवाद को खत्म करना है। पाकिस्तान को ऐसी जगह मारना है जहां उनको इनके उनसे असहाय नहीं हो, वो मजबूर हो जाएं कि हम इस आतंकवाद को बंद करें। उसके लिए जो दोबारा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन किया है, और उसमें देखिए एक्सपर्ट्स लिए हैं। पहले उनका चीफ की बात करते हैं, रॉ के चीफ हैं जिनको पूरा एक्सपीरियंस है कि एक्सटर्नल एस्पिनॉज कैसे करनी है। उसके बाद देखिए उन्होंने लिया है एक इंटरनल सिक्योरिटी के ऑफिसर को, एक आईपीएस ऑफिसर है, उनको मालूम है कि आंतरिक सुरक्षा कैसे करनी है। विदेश मामलों के जानकार को लिया है। और उसके बाद अब मैं आता हूँ फोर्सेस की तरफ, जिन्होंने एक्चुअली काइनेटिक एक्शन लेनी है। जो आपके एयरफोर्स के कमांडर हैं वो वेस्टर्न कमांड के कमांडर रह चुके हैं, उनको पाकिस्तान का चप्पा चप्पा मालूम है। जो आर्मी के हैं वो भी सदर्न कमांड के रह चुके हैं, उनको भी पाकिस्तान का चप्पा चप्पा मालूम है। और जो नेवी के हैं वो तो वैसे ही इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनको पूरी जो स्ट्रैटेजी है नेवी की वो सब मालूम है। अब ये जो जानकार लोग हैं ये पाकिस्तान से पूरी तरह से वाकिफ है। ये मैं कहता हूं गवर्नमेंट को हमें बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने पहली बार एक प्रोफेशनल बॉडी चुनी है, क्योंकि अब इसकी बार जो हमने उनको फाइनल जवाब देना है, खाली काइनेटिक रिस्पॉन्स ही नहीं देना है, हमने वो काइनेटिक रिस्पॉन्स के साथ डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स भी देना है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्स भी देना है, और साथ में उसको पाकिस्तान को और हर मोर्चे पे घेरना है ताकि वो मजबूर हो जाए कि अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देंगे। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है। आज भी मैं बोल रहा हूं कि अभी हमने उसको सिर्फ सस्पेंड किया है, मतलब हमने कोई पानी रोका नहीं है। उसके बावजूद आज की डेट में सिंध और पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान के हैं उनमें खूब लड़ाई चल रही है कि भाई वाटर शेयरिंग के ऊपर। सिंध ऑलरेडी डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है और पंजाब होने वाला है, और जब हम जरा भी पानी उसको मोड़ेंगे थोड़ा धीरे धीरे तो पंजाब जो है वो उनकी जो लहलाती फसलें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान के पास ना खाने को रोटी होगी। विजय सागर जी, और इस पर तो मैं एग्री भी करता हूं, क्योंकि जिस वक्त 1960 के अंदर ये ट्रीटी की गई थी उसमें 33 माह के आसपास पानी हिंदुस्तान ने लिया था अपनी ही रिवर से, 80 माह के आसपास पाकिस्तान को दे दिया था। ट्रीटी तो हम हार ही गए थे कागजों में। उसके अलावा अगर मैं गलत नहीं तो आज के टाइम का 7,000 करोड़ रुपए भी दिया था हमने उनको कि भाई अपने बांध बना लीजिए, नदियां बना लीजिए, और उसका असर हम देख रहे हैं ना कि पंजाब पूरा डार्क जोन हो गया, हरियाणा पूरा डार्क जोन हो गया, राजस्थान पूरा डार्क जोन हो गया। तो नेगोशिएट तो होनी चाहिए, और नेगोशिएट होने के बाद अगर बड़ा पानी हमारी तरफ आता है तो ये भी एक बड़ी जीत है जो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब को खत्म कर देगा। आपने सही कहा बिल्कुल, लेकिन खामियाजा तो भुगता। पर आपको ये मैं बता दूं आपके दर्शकों को, खामियाजा तो भुगता। अब ये हो गया कि पाकिस्तान ये समझने लगा ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल ठीक, वो अपने आप को कहते हैं हमारी लाइफ लाइन है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई ले नहीं सकता। हम 100% लेंगे और उनको ऐसी जगह मारेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम आपके पानी को ना रोकें तो आप चुप करके कश्मीर के बारे में जो राग लापते हो बंद कर दो। आतंकवाद की गतिविधियां पूरे भारत में किसी भी स्टेट में बंद कर दो। अगर वो नहीं करी तो इस बार हम एक डिसाइसिव वॉर करेंगे। सर मुझे लगता है अब कश्मीर का तो राग वो भूल चुके हैं। अब तो उनको डर है कि पीओके भारत वापस ना ले ले।
अब तो उनको डर लग रहा है कि बलूचिस्तान अलग से ना कर दे, अब तो उनको डर लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा को अलग से ना कर दे, अब तो डर ही अलग है उनका। अनुश्री शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है। अनुश्री जी, क्या वाकई में कांग्रेस अंत तक सरकार के साथ खड़ी रहेगी? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूं चीजों में कि भाई क्या पोस्टर हुए क्या नहीं हुए, क्योंकि उसके बाद पोस्टर भी हटे, बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी हुई कि सरकार के साथ चलना है, जो भी पार्टी लाइन है उसके साथ चलना है। क्या यह प्रेशर रहेगा कि भाई आप जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, या विपक्ष इस बात के साथ खड़ा है कि इस बार पूरा टाइम लीजिए लेकिन एक ऐसा पूरा हिसाब कीजिए कि पाकिस्तान दोबारा इधर देख ना सके? निश्चित तौर पे विजेंद्र जी, मैं आपको यही बात बताना चाहूंगी। आपने सवाल पूछा, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि हम सभी भारतीय हैं। वैचारिक मतभेद सभी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में सभी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, सभी सरकार के साथ है, सरकार के हर कदम के साथ है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल निश्चित तौर पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने डिप्लोमेटिक कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी देश की जनता जवाबी कार्रवाई मांग रही है। आपने कहा कि बिल्कुल हम जल्दबाजी ना करें, हम जल्दबाजी की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप उन महिलाओं का आंसू देखिए कि वो किस तरीके से उनके सामने उनके पति की हत्या कर दी गई, जो जेनोसाइड हुआ है, उनको उसी जवाबी कार्रवाई। बिलावल भुट्टो के बारे में तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। इतना गंदा बयान देने के बाद उनको, मैं सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है उनसे विपक्ष के तौर पे भी एक ही अपील करूंगी कि जितना गंदा उन्होंने बोला है, उनको भारत की तरफ से उतना ही करारा जवाब मिलना चाहिए। उनको भी यह एहसास होना चाहिए कि धर्म के आधार पे किसी व्यक्ति को मारने का क्या हश्र होता है। ठीक है शैलेंद्र जी, क्या वाकई में तैयारी शुरू हो गई? क्योंकि कल भी मैं यही कह रहा था कि शायद जो रिवर्स काउंटर है वो मोदी सरकार ने लगा दी है। अब वो सरकार नहीं, सेना को तय करना है कि उसमें दिन भरने हैं, महीने भरने हैं या साल भरने हैं, कि हम उस रिवर्स काउंटर में कब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, उसको सबक सिखाएंगे। क्या ये जो एनएसए के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया सदस्यों के अंदर, वो उसी रणनीति का हिस्सा है? विजेंद्र जी, देखिए, जो पहलगांव की घटना हुई है, उस घटना के तहत पूरा भारत के जितने भी देशवासी हैं वो बहुत गुस्से में हैं और गम भी है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में उरी पे अटैक हुआ और हमने स्ट्राइक की, और उसी तरह जिस तरह से 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को भी के देशवासियों को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे, जो एक कायराना हरकत पाकिस्तान के समर्थित पोषित आतंकवादियों ने की है, उस पर कोई ना कोई बड़ा एक्शन होगा। और उसी मद्देनजर आपने देखा होगा कि एक बहुत ही अहम मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग, जो बहुत ही गंभीर, अति गंभीर मीटिंग हुई है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पर ली गई है, और जिसमें पूरे तीनों विंग के जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के हैं, वहाँ के हेड उसमें रहे, एनएसए के जो चीफ हैं डोभाल साहब उसमें रहे, और किस तरह से रक्षा मंत्री और चीफ आर्मी चीफ के जो पूरे स्टाफ के आर्मी चीफ हैं वो उसमें रहे। तो ये बहुत ही अति गंभीर महत्वपूर्ण रही है। और किस तरह से उसमें जो बात निकल कर आई, क्योंकि बहुत गोपनीय मीटिंग होती है और उसमें क्या स्ट्रैटेजीज बननी है, क्या प्लान्स बननी है, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, क्या एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन होगा, वो सब तो अपन डिस्कस भी नहीं कर सकते, वो किसी को पता भी नहीं होता। लेकिन गंभीरता को देखते हुए आपने देखा होगा कि आर्मी को उन्होंने कहा है कि आपको हम फ्री हैंड देते हैं, जैसे पहले भी फ्री हैंड दिया था। और आप देख रहे हैं 4 दिन से एलओसी पे पाकिस्तान ने फायरिंग भी कर रही है। जिस तरह से पहले उन्होंने सीज फायर कर रखा था, और सीज फायर के बाद पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है कि वो एलओसी पे फायरिंग उसने शुरू कर दी है, जिसका जवाब भी भारतीय सेना बहुत बखूबी तरीके से दे रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान घबराया हुआ है कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है, और निश्चित तौर पर भारत बड़ा एक्शन लेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने पहले भी करके दिखाया है और पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों का सफाया किया है। लेकिन इस बार सिनेरियो ये भी है कि जो आतंकवादियों को पोषित करने वाले आका हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आतंकवाद लौट के आता है। जैसे हमने 2019 में एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, बालाकोट में जाके 300 से अधिक आतंकवादियों को मार दिया था, 10-15 कैंपों को खत्म कर दिया था। लेकिन फिर आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे वापस से 5-6 सालों में लौट के आया है। तो अब प्रधानमंत्री जी का यही सोच है और हर भारतीय का यह सोच है कि इस बार जो भी कार्रवाई हो, जो बचा कुचा आतंक है उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, और उसके लिए पूरा भारत 140 करोड़ देशवासी। लेकिन इससे पहले मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि हमारे एक बीएसएफ के जवान उनके पास हैं, 5 दिन हो गए हैं, उसका क्या है, कोई अपडेट है उसको लेके?
देखिए, जानकारी, बहुत सी जानकारी अपने पास नहीं पहुंच सकती है क्योंकि कुछ खुफिया जानकारी होती है, लेकिन जो भारत ने कार्रवाइयां की है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, जिस तरह से मैं इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, या हमने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, तो व्यापारिक संबंध बंद कर दिए। जब अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा था तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, अमेरिका ने कॉल किया था, बाद में डिटेल में भी सामने आई थी कि भाई अभिनंदन को छोड़िए वरना मिसाइलें भारत ने तैयार कर ली है, आप जंग में जाएंगे, नुकसान होगा। आनंद फानन में अभिनंदन को छोड़ा गया था, महज 48 घंटे में छोड़ दिया था। क्या इस बार वो मैसेज भारत नहीं दे पा रहा है? नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है। आप देखिए, डिप्लोमेटिक कूटनीति के तहत भी पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया इंटरनेशनली। जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो लगातार सारे एम्बेसडरों, विदेश मंत्रियों से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को कहीं से भी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचे, और अगर कोई मदद पहुंचती है तो वो आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है उसमें वो उपयोग नहीं करे उन हथियारों का, यहां तक भी पाबंद किया गया है। तो हम आर्थिक रूप से पाकिस्तान को मारने का काम कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रूप से उसको बिल्कुल अलूफ कर दिया गया है, और सैन्य रूप से भी आपने देखा है कि अब कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है, वो तो समय बताएगा। लेकिन पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन आई इंटेलिजेंस के जरिए, मैं उसको प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आई कि 5 फरवरी को वहां बाकायदा एक दिन होता है, कश्मीर को लेकर, आजादी को लेकर जहर उगलते हैं, वहां हमास के आतंकवादी पहुंचे थे उसमें। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन आई कि 19 अप्रैल को एक बैठक हुई वहां पर, उसमें हमास के आतंकवादी थे, आईएसआई और आर्मी बाकायदा उनको वहां प्रोटेक्ट कर रही थी। मैं ये इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि ये स्टाइल हमास की है कि वो बंदी बनाता है, उकसाता है, और फिर जो हाल फिलिस्तीन का उसने करवाया है, क्या वही हाल पाकिस्तान का हो सकता है? क्योंकि अगर आप आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो मैं 2 इंफॉर्मेशन कोट कर रहा हूं। एक यूएनएससी की रिपोर्ट जो कहती है कि 150 से ज्यादा आतंकवादी और आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में है। दूसरी एसएटीपी की रिपोर्ट जो कह रही है कि हर जिले के अंदर आतंकवादी या आतंकी संगठन है। तो अगर आपको पाकिस्तान के भस्मासुर को खत्म करना है तो पाकिस्तान को ही खत्म करना पड़ेगा। एक रक्त की बूंद भी आतंकवादी की रह गई तो वो फिर से पैदा होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। हमारा एक बीएसएफ का जवान उनके कब्जे में है, जिसको अभी तक वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे। और बाकी जो आपने 2 खबरें दी हैं, हमास की 2 मीटिंग्स पीओजेके में हुई हैं, वो बिल्कुल सही खबर है। और वो एक गठबंधन जो उनका बनता चला जा रहा है, वो एक चिंता का विषय है, और उससे हमारे को काफी प्रॉब्लम होएगा। इसलिए हमने अभी जो भी डिसीजन लेना है वो ऑल इनकम्पसिंग डिसीजन लेना है, उसमें हमास फैक्टर को भी हमने इनकॉर्पोरेट करना है। इसी के लिए मैंने बोला कि जब से आप देख रहे हैं जो भारत में जो प्रक्रिया हो रही है, जो अभी डिसीजन लिए गए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, डिप्लोमेटिक मेजर्स, इकोनॉमिक मेजर्स, वो उससे पाकिस्तानियों की ऑलरेडी नींद उड़ चुकी है। अब पाकिस्तानियों के लीडर्स का बयान देखें और उनकी कैंडिड कन्फेशन। डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है नेशनल असेंबली के पटल के ऊपर कि वी हैव बीन डूइंग दिस dirty job for America and the West, including United Kingdom, for last 30 years. उन्होंने खुद ही बोला है। बिलावल भुट्टो को आगे बोलने की जरूरत पड़ी कि ये हमारी लाइफलाइन है। अभी क्या है कि जो पाकिस्तान की जनता है, पाकिस्तान के जो स्पेशली पंजाब प्रांत की जनता है, बाकियों को रहने दीजिए, सिंध वालों की या बलोचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा या पीओजेके को ये कुछ नहीं समझते पंजाबी प्रोविंस वाले। इनका पंजाब के भी जो लोग हैं वो इस वक्त त्राई कर रहे हैं। उनके पास बिजली मिलती है उनको 22 रुपए यूनिट, आटा मिलता है 300 रुपए किलो, और उनको पेट्रोल मिलता है 800 रुपए लीटर। और अगर ये हमने फर्दर उसको डिग्रेड किया, अगर उनके खाने पीने की चीजें उगनी बंद हो गई, डेजर्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। लेकिन विजय सागर जी, मैं इसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ भी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अगर हमास पाकिस्तान के आईएसआई के साथ हाथ मिला रहा है तो सर इंटरनेशनली जरा थोड़ा समझाइए। भाई हमास को फंडिंग कौन करता है? ईरान करता है। ईरान के साथ भारत का एक अच्छा ट्रेड रिलेशनशिप है, जिसमें हम चाबहार को भी वहां बना रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान जो है वो डबल फेस कर रहा है, या ऐसा तो नहीं कि ईरान सपोर्ट में और तुर्की अब हमास के साथ आ गया हो, क्योंकि खाड़ी की जंग एक अलग चलती है। देखिए, मैं पहले आपको अपना पॉइंट खत्म कर लेता हूं, फिर आपको इंटरनेशनल में भी आता हूं। मैं पॉइंट ये था कि अगर जनता रिवोल्ट करेगी टुवर्ड्स द जो एस्टैब्लिशमेंट इन पंजाब, एस्टैब्लिशमेंट मतलब कौन, जो पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, और साथ में जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं, हाफिज सईद जैसे लोग, तो अपने आप इनको जरूर कुछ होगा। और जहां तक इंटरनेशनल लेवल का सवाल है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, एक कोई मुद्दा है उसके ऊपर एक कंट्री आपका दोस्त है, इवन चाइना फॉर दैट मैटर,
जहां जब इंडो पैसिफिक की बारी आती है वो आपका दुश्मन है, जब उसको एशियन सुप्रीमेसी की बारी आती है वो आपका दोस्त है। तो ईरान भी ऐसा कर सकता है, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर जनता में विद्रोह हुआ, गृह युद्ध हुआ, तो फिर हमास वगैरह सब बेकार है, इनसिग्निफिकेंट है। अगर पीओजे के भारत के साथ मिल जाता है आके और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते हैं, तो जो हमास या ईरान या कोई भी टर्की का भी अभी अर्दोआन साहब जाने वाले हैं, इमामोग्लू साहब जो है जिनको उन्होंने जेल में रखा हुआ है, उनके पूरी का पूरा कंट्री उनके साथ है। तो इसलिए वो इमामोग्लू जो है वो एक बड़े ही मॉडरेट किस्म के लोग हैं, लीडर हैं, ना कि एक रेडिकल लीडर लाइक अर्दोआन। तो इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। परंतु मैं ये बता रहा हूं कि यदि हम पंजाब को पानी रोक करके डेजर्ट में कन्वर्ट करते हैं, उनकी जो पैदावार की जो क्षमता है उसको हम कर्टेल करते हैं, चाहे उसमें टाइम लगे, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के बुद्धिजीवी जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस ही ठीक है सर, एक और सवाल, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ हैं। जो बैठक हुई जिसके अंदर बाकायदा तीनों सेना के अध्यक्ष थे, सीडीएस थे, एनएसए थे, रक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, क्या यह भी संभावना है कि हम सिंधु जल समझौते के जरिए जो अभी तक हम बांध नहीं बना पा रहे थे, उन बांध के निर्माण में हम सेना की सहायता भी चाहते हैं? क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है कि विषम परिस्थितियों के अंदर सेना इंजीनियर के साथ मिलकर एक ऐसा डेवलपमेंट देती है जो नॉर्मली नहीं मिल पाता मिनिमम टाइम के अंदर। तो क्या उस तरफ भी सेना की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? बिल्कुल सेना की इन्वॉल्वमेंट होगी। और मैं बताऊं, जहां तक चिनाब और जेलम का सवाल है, हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि अगर हम पानी को बंद कर दें तो ये कम से कम ये 2 रिवर जो है इनका पानी सिंध में जाना बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली पंजाब प्रोविंस में वो पानी बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा और लॉन्ग टर्म में हम सिंधु के ऊपर भी बांध बना सकते हैं लद्दाख एरिया के अंदर। और वो भी वहां पे बहुत सारा जो योगदान सेना का वो हो सकता है। तो सेना के योगदान से, जैसे आपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, रोड्स देखी हैं, बीआरओ का काम देखा है, इसी तरह से सेना यहाँ पे भी कर सकती है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। और हम बोलते हैं हमें नहीं, हम आपको मारने नहीं वाले हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि यदि आप कश्मीर और आतंकवाद को नहीं छोड़ोगे तो हम आपकी हस्ती मिटा देंगे। वो नहीं छोड़ेंगे सर, बदलना होता आज तक बदल जाते, अब उनको मैप को बदलने की जरूरत है। और उसकी तरफ आपने सही इशारा किया कि भाई पाकिस्तान को 4 से 5 टुकड़ों में बांटे बिना ये संभव नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा जो इमरान खान वैसे ही वहां विद्रोह करा रहे हैं। दूसरा बलूचिस्तान है जहां बलूच आर्मी लिबरेशन आर्मी वहां पर करा रही है। गिलगिट और बालिस्तान और पीओके ये हिंदुस्तान ले रहा है, तो सिंध और पंजाब बच गया, वो पाकिस्तान रह सकता है। लेकिन अनुश्री शर्मा जी, भाई लगातार जब हम ये बात करते हैं कि भाई हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम सेना के विरोध में नहीं है, तो क्या हम सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते? सियासी तौर पर सरकार को घेरने के हजारों मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर हम क्यों ऐसा करते हैं कि फिर पाकिस्तान का कोई फला व्यक्ति उसको रीट्वीट करता है और वहां से एक अलग पॉलिटिक्स शुरू होती है? विजेंद्र जी, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं मैं समझ पा रही हूँ। तो इस स्तर पे आप जिसकी बात कर रहे हैं उस चीज़ को सोशल मीडिया पे हालांकि हटा भी दिया गया है और उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि हमने सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष को इंडिकेट नहीं किया था, तो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन आप देश की गंभीरता को समझिए। आज भारतीय नागरिक कितने आक्रोश में हैं, आज कितने दिन हो गए। डिप्लोमेटिक कार्रवाई करी, हम बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार के साथ है, लेकिन इसके साथ और ऐसी क्या जवाबी कार्रवाई होने वाली है? हम सुबह 7 बजे मीडिया देखते हैं तो भी हम ये आतंकवाद के खिलाफ ही न्यूज देखते हैं, 7:30 बजे देखते हैं तो भी यही देखते हैं, और रात के 2 बजे देखते हैं तो भी नेशनल से लेकर स्टेट न्यूज चैनल्स पर यही चलता आ रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ले लीजिए, पहले बताया गया कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर बताया गया 4 बजे होगी। पूरा भारत का नागरिक सिर्फ टीवी के आगे अपनी नजरें गड़ाए इसीलिए बैठा था कि अब क्या कार्रवाई होने वाली है। लेकिन आपने शायद विजय सागर जी को सुना होगा कि जो एनएसए के सदस्यों के अंदर बदलाव किया गया, बिल्कुल ये आजादी के बाद से ही होना था। आपको लग रहा है देश के लिए बड़ी खबर नहीं है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए? लेकिन उसके बाद जो पीसी हुई उस पर जातिगत जनगणना की बात छेड़ दी गई। अब इसको मैं डाइवर्जन कहूं या फिर आप जो बता रहे हैं कि कार्रवाई में लंबा समय लग रहा है, बिल्कुल मैं तो कहती हूं आप कार्रवाई में मानता हूं मैम, मैं व्यक्तिगत मानता हूं कार्रवाई में लंबा समय लीजिए, लेकिन सेना देश की सुरक्षा से जुड़ी जितनी इंफॉर्मेशन है उनको जितना सिक्योर रखा जाए, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, उतना बेहतर। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। मैं कह रही हूं कि कार्रवाई इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान को अच्छे से याद रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था, कुछ ही दिनों में अमरनाथ की यात्रा भी चालू होने वाली है यात्रियों के लिए, तो कहीं ना कहीं हमको
पाकिस्तान को जवाब देने के साथ साथ देश के नागरिकों की सुरक्षा भी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से वहां सुरक्षा व्यवस्था की जाए कि जो यात्री है, अमरनाथ यात्री, उनको भी उनकी भी सुरक्षा को सारी चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं फिर आतंकवाद लौट कर आएगा। अगर आतंकवाद लौट कर नहीं आना आए तो ऐसी स्पष्ट कार्रवाई हो कि मात्र सिर्फ, मैं ये कह रही हूँ कि मात्र सिर्फ ऐसे बयान ना दे। अब सोचिए सारे बयान कैसे चल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर के बयान चल रहे हैं, सिद्धू जी के बयान चल रहे हैं, और वो तो बता रहे हैं ना सब चीजें। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि मुद्दे और बहुत हैं। क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ देश के साथ खड़े होते हुए ऐसी बातों को सोशल मीडिया पर डालने से बच सकती है जिससे कि इंटरनल इशू ना हो? का मैं स्पष्टीकरण दे चुकी हूं, लेकिन देश ठीक की है। जनता, शैलेंद्र गुर्जर जी, फाइनल कमेंट भाई, क्या वाकई में जो चल रहा है उसको हम पाकिस्तान को जवाब देने की तरफ बढ़ता हुआ कदम कहें, या फिर सिर्फ इसलिए कि देश के अंदर आक्रोश है और कहते हैं ना कि टाइम इज द बिगेस्ट हीलर? बिल्कुल नहीं विजेंद्र जी, अगर आप देखेंगे हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड तो आप ये बात नहीं कहते। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखते, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं भारत के जो नागरिकों की निर्मम हत्या की गई है, वो आतंकवादियों को, चाहे वो भारत के या विश्व के किसी भी देश में हो, उनको ढूंढ के हम मारेंगे और पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। और जहां तक आपने बात कही, कांग्रेस की प्रवक्ता जो बात कह रही थी कि इनको आज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, देखिए जिन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय देने का काम किया इनडायरेक्ट वे में। अरे सुनिए, 26/11 के बाद आपने क्या किया? अरे 26/11 के बाद शैलेंद्र गुर्जर जी शुक्रिया, अनुश्री जी शुक्रिया, विजय सागर जी आपका भी शुक्रिया। हम सेना के साथ हैं। सेना जो चाहेगी, जब चाहेगी, जैसे चाहेगी बदला लेगी, और ये सरकार नहीं, सेना तय करेगी, और यही फ्री हैंड है। नमस्कार।